बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के बाद उसके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अक्सर बच्चों को इसकी ग्राफ की समझ नहीं आती, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिटेल में लेके चले। तो ज़रा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले एक बात ज़रा तवज्जो से सुने। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हेडिंग लगाई गई है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के 3 तरीके हैं और वो डिपेंड करते हैं उनकी एनर्जी की बेस पे। अगर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी एनर्जी बहुत कम है तो वो मैटर के अंदर पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ रहे हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। और इससे अगले ही लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्पटन इफेक्ट, और उससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनके तीनों की बेस बनती है आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आया एनर्जी क्या है। तो आइए ज़रा तीनों को थोड़ा थोड़ा सा समझ के फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जी ज़रा हेडिंग देखें जी। इंटरेक्शन ऑफ ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मैटर के साथ इंटरैक्ट करने के 3 तरीके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। नो डाउट कि आज का हमारा टॉपिक यही है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या है तीनों में। तो ज़रा देखें जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब लो एनर्जी फोटोन होंगे। लो एनर्जी फोटोन, देखो मैं तीनों को कंपैरिजन करके बताता हूं आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस कब होगा? जब आने वाली लाइट की एनर्जी कम होगी। और कॉम्पटन इफेक्ट कब होगा? जब आने वाली लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी। इधर लो एनर्जी है, इधर क्या आ जाएगा? हाई एनर्जी फोटोन। हाई एनर्जी फोटोन, लो एनर्जी, हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी फोटोन। यानी कि इसमें हम विजिबल लाइट यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट, और इसमें एक्स रेज, इसमें गैमा रेज। आपको पता है ना, इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको टेबल पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और आई होप कि वो टेबल आपको याद होगा। तो तरतीब के साथ आपने चीज़ों को याद करना है, क्योंकि लो एनर्जी फोटोन में आ जाता है विजिबल रीजन, हाई एनर्जी फोटोन में आ जाएगा आपके पास एक्स रेस, और वेरी हाई में आ जाएगा गैमा रेस। तो इसीलिए कॉम्पटन इफेक्ट में हम एक्स रेज यूज़ करेंगे, पेयर प्रोडक्शन में हम गैमा रेज यूज़ करेंगे। अच्छा जी, जब आने वाली लाइट की एनर्जी बहुत कम होगी, लो एनर्जी फोटोन होंगे, तो क्या होगा जी? फुली अब्जॉर्ब इन मैटर। तो वो लाइट पूरी की पूरी मैटर में जज़ब हो जाएगी, फुली अब्जॉर्ब। और इधर हाई एनर्जी है, तो इधर क्या होगा? कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ स्कैटर्ड हो जाएगी, पार्शल एनर्जी अब्जॉर्ब। और पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा जी? लाइट की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। तो पूरी डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तीनों को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब जरा डायग्राम बना के समझते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व करता है जी? इलेक्ट्रॉन, मुख्तलिफ शेल्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्बिट के अंदर। अब होता पता क्या है बच्चे? अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, वी सपोज दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है जी? जैसे ही रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट विजिबल लाइट
इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, इनमें से कोई भी लाइट जब आती है ना, जब वो आने के बाद इस ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इस मैटर में से निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब ये लाइट आती है ना, ये लाइट कौन सी है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये विजिबल रीजन है। ठीक है, ये इंफ्रारेड भी हो सकती है और ये अल्ट्रा वायलेट भी हो सकती है। ठीक है, ये ज़रा नोट कीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इन्हीं लाइट को यूज़ करेंगे। तो जब लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को फुली अब्जॉर्ब कर लेगा। फुली अब्जॉर्ब करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मकसद यह है कि मैटर में से इलेक्ट्रॉन निकला है। कब? जब आने वाली लाइट ने अपनी एनर्जी इसको दी है। ठीक है, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, तब इलेक्ट्रॉन निकला है। तो किसी मैटर में से इलेक्ट्रॉन जब निकले, कब निकला इलेक्ट्रॉन? जब कोई लाइट आके फॉल की है और वो लाइट सारी की सारी ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी की पूरी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? ये मैं इधर एरो नहीं बनाता ताकि आप ये ना समझें कि लाइट है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइए अब कॉम्पटन इफेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं जी। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व करता है जी? इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब होगा क्या, मैं सिंपल एक इलेक्ट्रॉन लेके दिखाता हूं आपको। अब जब आने वाली लाइट, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इस लाइट की एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट की एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, हाई एनर्जी। मैं इधर लिख देता हूं एक्स रेज। अब ये एक्स रेज हैं क्योंकि इनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा होती है। जैसे ही एक्स रेज आएंगी, इस इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, पार्शियल एनर्जी अब्जॉर्ब, क्योंकि ये हाई एनर्जी फोटोन है ना, तो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा। होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन आपको इसमें से निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकला है। कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ने इसमें से निकलने के लिए खर्च कर दी है, लेकिन जो कुछ एनर्जी ये जो एक्स रेज के पास बाकी रह गई है ना, वो एक्स रे स्कैटर्ड हो गया। इसको हम कहते हैं लैम्डा एस और इसको हम कहते हैं लैम्डा आई। तो ये हम डिटेल में अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्वांटम इफेक्ट होता क्या है। लेकिन फिलहाल आप नोट कर लें कि जब एक्स रेज आके स्ट्राइक करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन पार्शियल एनर्जी अब्जॉर्ब करके निकल जाएगा, और जो उस लाइट की कुछ एनर्जी रह जाएगी, उससे वो लाइट भी स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी डिटेल अगले लेक्चर में आ जाएगी। फिर उससे अगले ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। अब ये जरा देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट की एनर्जी इतनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ आगे स्ट्राइक करती है। अब आप देख रहे हैं, आप लो एनर्जी, हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, मतलब गैमा रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट आएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ आके स्ट्राइक नहीं करेगी, वो सीधी की सीधी न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करेगी। तो यही पेयर प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि वो आने वाली गैमा रेस सीधी न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, तो वो सारी की सारी लाइट मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो याद रखेंगे, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व करती है जी? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, होगा क्या कि आने वाली गैमा रेस, ये कौन सी लाइट है जी? ये गैमा रेस है बेटा। तो गैमा रेस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक नहीं करेगी। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि इनकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, तो वो अंदर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक ही नहीं करेगी, सीधी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस बेटा हम पढ़ेंगे। तो आज का मेरा लेक्चर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन आप लोग नोट करेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन भी। ठीक हो गया, ये आप लोग नोट करें, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे,
तो ये आपको समझ आ गई, इसमें फुल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ स्कैटर्ड हो जाएगी, और इस प्रोसेस में एनर्जी ही इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, जिसको हम पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम शुरू करते हैं। बच्चे ज़रा तवज्जो करें, फोटो इलेक्ट्रिक दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। फोटो का लफ्ज़ निकला जी फोटोन से, फोटो मीन फोटोन, प्लस इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ किससे निकला है, इलेक्ट्रॉन से। तो आपने गौर किया है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक वर्ड बना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे ज़रा नोट करेंगे, फोटोन का मतलब है जी लाइट, फोटोन का मतलब है लाइट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, करंट। तो पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाजमी कोई ना कोई लाइट और करंट का रिलेशन तो है। तो लाइट और करंट का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मतलब जितनी लाइट ज़्यादा आके स्ट्राइक करेगी उतना करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। बच्चे एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे, 1887 के अंदर 1887 हेनरिच हर्ट्ज वो पहला साइंटिस्ट था जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया कि लाइट की वजह से भी करंट फ्लो करता है, या आप ये कह लें करंट का मतलब ही फ्लो होता है कि लाइट जब आके किसी मेटल के ऊपर से स्ट्राइक करती हैं तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट का नाम देता है। हेनरिच हर्ट्ज ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया। मैक्सवेल ने तो उसको प्रिडिक्ट किया था ना, तो मैक्सवेल की प्रिडिक्शन के बाद हेनरिच हर्ट्ज ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक हो गया जनाब, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ हो गया। अब हम लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। जी इसकी ज़रा डेफिनेशन लिखें, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इमिशन ऑफ electrons from a metal surface, the emission of electrons, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये देखें इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, the emission of electrons from a metal surface, मेटल की सरफेस में से कब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, when a light of सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट, व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज, व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, इज इंसिडेंट ऑन इट। जी ये डेफिनेशन है छोटी सी, आप इसको नोट कर लें कि जब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट, यानी कि आपने गौर किया कि मैंने कहा सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट। ऐसा नहीं है कि हर लाइट पे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल की सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगी तो वो मेटल की सरफेस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उस लाइट की एनर्जी को फुली अब्जॉर्ब करेंगे, और अब्जॉर्ब करने के बाद उस मेटल से एमिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इस अमल को हम कहते हैं फोटो, मतलब लाइट, और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रिक। तो लाइट का और इलेक्ट्रॉन का, लाइट का और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा लाइट आके फॉल करेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम देखेंगे लाइट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को भी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन नोट करने के बाद अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ते हैं। तो जी बच्चे मैं इसकी डायग्राम बनाने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो करें। ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जी, ये हम एक शीशे की ना ट्यूब ले लेते हैं। तो ये मैंने जानबूझ के थोड़ी सी खुली करके बनाई है ताकि आपको वाज़ह समझ भी आ जाए। तो दिस इज़ अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये एक शीशे की ट्यूब है, ठीक है। और इसके अंदर हम गैस फिल करेंगे एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर बचे दो इलेक्ट्रोड है, एक है कैथोड जिसकी कनकेव शेप है, C स्टैंड्स फॉर कैथोड, और ये जो डॉट आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये डॉट नहीं है, असल में ये
वायर शेप एनोड होता है। तो दिस इज एनोड। तो नोट करें जी, ए का मतलब है एनोड, सी का मतलब है कैथोड, और एक्स मैंने इस ग्लास ट्यूब को नाम दिया है, और इसके अंदर गैस फिल है एट लो प्रेशर। ठीक हो गया। कैथोड की शक्ल किस तरह की है? कनकेव शेप। एनोड की शक्ल किस तरह की है? वायर शेप। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके रास्ते में एक अदद हम रखेंगे कलर फिल्टर, ताकि लाइट फिल्टर आउट होके उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करें। तो दिस इज द कलर फिल्टर, दिस इज कलर फिल्टर। ठीक हो गया। अब ये आ रही है जी इंसिडेंट लाइट, ये रेड कलर से मैंने लाइट शो की। अब ये कौन सी लाइट है मैंने आपको इधर बता दिया है, ये विजिबल रीजन की कोई लाइट हो सकती है, 7 कलर में से कोई कलर हो सकता है, या इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, ये हम इधर डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज लाइट, इंसिडेंट लाइट। जैसे ही इंसिडेंट लाइट आके इस कलर फिल्टर के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी, तो कलर फिल्टर में से लाइट फिल्टर आउट होने के बाद सीधी पड़ेगी कैथोड के ऊपर। नोट करते जाए। तो जब ये लाइट सीधी कैथोड के ऊपर जाके पड़ेगी, अब कैथोड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उस लाइट को अब्जॉर्व करने के बाद उसमें से निकलेंगे। तो इधर मैं इलेक्ट्रॉन को शो करवा देता हूँ, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है। अब बच्चे ज़रा आगे ज़रा तवज्जो से समझिएगा। इस एनोड को बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, ये एक्स टर्मिनल है और इसको मैं वाई का नाम दूंगा। ठीक है। और इधर मैं एक अदद लगा दूंगा रियोस्टेट, ये है जी रियोस्टेट। और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ेंगे। तो ज़रा तवज्जो करें, ये मैं बैटरी लगाने लगा हूं। एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। लो जी, ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, इसके साथ मैं लिख देता हूं दिस इज द रियोस्टेट। और रियोस्टेट क्या होता है चैप्टर 13 में हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इट इज़ अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो बच्चे ये एक अदद रियोस्टेट लगा दी है और ये मैंने बैटरी लगाई, बैटरी का पोटेंशियल मैं कह देता हूँ V है। ठीक है। और ये वाई टर्मिनल है जिसको आप मूव कर सकते हैं, यानी कि ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। आपको याद है रियोस्टेट में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। करंट को मेजर करने के लिए एक एम्पेयर मीटर की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा कि एम्पेयर मीटर को सर्किट में सीरीज कनेक्ट करते हैं, तो इधर एक एम मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो ये करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें नज़र तो नहीं आते ना, तो ये आ गया जी एम मीटर या एम्पेयर मीटर। ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ एम मीटर, करंट को मेजर करने के लिए। और एम मीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कनेक्ट करते हैं। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो ये आ गया जी एक अदद वोल्ट मीटर। ठीक हो गया बच्चे। तो एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए, जिसको सर्किट में सीरीज लगा दिया मैंने, और वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया जो कि पोटेंशियल को मेजर करता है। एक्स के साथ मैं लिख देता हूं। अब जरा थोड़े से पैरामीटर को मैं डिफाइन कर देता हूं। एक्स का मतलब क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एट लो प्रेशर। ठीक हो गया जी। और सी का मतलब क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कैथोड। सी का मतलब क्या है? कैथोड। और इसकी शेप किस तरह की है? कनकेव शेप। सी स्टैंड्स फॉर कैथोड और ये कनकेव शेप होता है। कनकेव मिरर जिस तरह आपने देखे होंगे, कनकेव शेप। और ए का मतलब क्या जी? ए का मतलब है एनोड। ए स्टैंड्स फॉर एनोड। और इसकी शक्ल किस तरह की होती है? वायर शेप। लो जी, ये डायग्राम अब कंप्लीट हो गई है। आप लोग ज़रा नोट करें बच्चे। जैसे ही लाइट आके कलर फिल्टर में से पास करने के बाद कैथोड के साथ जाके स्ट्राइक करेगी,
कैथोड में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड को मैंने कनेक्ट किया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एनोड को मैंने कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो लाइट के आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अब आप कहेंगे सर हमें तो इलेक्ट्रॉन नजर ही नहीं आते, हमें कैसे पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है। एम मीटर की नीडल हमें घूमती हुई लगेगी ना, ये एम मीटर की नीडल जैसे ही डिफ्लेक्ट होगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि भाई करंट फ्लो किया है, कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कह रहे हैं, करंट का नाम दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये जरा इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है बच्चे। अब ये जैसे ही लाइट हम कट ऑफ करेंगे, ये करंट फिर एम मीटर की नीडल फिर जीरो पे आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ये लाइट की वजह से ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ना मैं एक काम करता हूं, जरा इधर से तवज्जो से आप लोगों ने समझना है, क्योंकि अक्सर बच्चे बुक में डायग्राम एक ही बनी हुई ना बेटा। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपने बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर देना है। आप पॉज करके यहां तक ना नोट कर लें एक मरतबा। ठीक हो गया। अब हम निकालने लगे मैक्सिमम। मैं क्या करूंगा, इस बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा जरा पहले सुन लें। यानी कि एनोड को पहले पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया था, अब नेगेटिव के साथ, और कैथोड को पहले नेगेटिव के साथ, अब पॉजिटिव के साथ। तो वी रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी। तो इधर हम लिखेंगे बाय रिवर्स द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देंगे जी। अच्छा, अब क्या होगा बताएं जरा। लाइट आएगी, कलर फिल्टर में से गुजरने के बाद कैथोड के ऊपर, कैथोड में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जरा तवज्जो करें। अब हमने बैटरी को उलट कर दिया है। अब पहले एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब एनोड के ऊपर है जी नेगेटिव चार्ज। तो अब बजाय इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने के, एनोड तो उनको रिपेल करेगा। जब मैं बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दूंगा, एनोड इस कैथोड में से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो उसको रिपल्शन के लिए वर्क डन तो करना पड़ेगा कि नहीं, वर्क डन। तो वो जो वर्क डन है, ये इसी से तो मैं एनर्जी निकालूंगा। बच्चे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, V इजिकल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो W इजिकल टू वी क्यू। अब ये जो W है ना, वर्क है, इसी को तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कहता हूं। ठीक है। और V के साथ मैं लिखूंगा V नोड, और Q की जगह पे मैं लिखूंगा E। अब ये V नोड क्या है, पोटेंशियल को V से, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नोड से हम जाहिर करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोड इधर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नोट कर लेंगे आप। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक ऐसा पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। बच्चे अक्सर ना, क्योंकि बुक में तो डायग्राम एक ही बनी हुई है, उसने बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स करके दिखाया नहीं है, बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स नहीं किया हुआ, लिखा जरूर है, करके नहीं दिखाया। तो अब जरा देखें, तो जब एनोड इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, एक वक्त आएगा कि इसमें से निकलने वाला करंट क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, एम मीटर की नीडल जीरो पे आ जाएगी, आपका करंट जीरो हो जाएगा। तो एनोड का ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर करंट जीरो हो जाए, ऐसे पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नोड से जाहिर करते हैं। तो जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब जरा देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड
अब बच्चे यही से तो परेशान होते हैं। बच्चे कहते हैं सर बुक में तो एनोड के साथ पॉजिटिव है। बच्चे हमने बैटरी को रिवर्स किया है। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच करंट बिकम जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लें, एट विच करंट बिकम जीरो। तो सर एनोड का ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, क्योंकि हमने बैटरी को रिवर्स किया अब, तो एनोड का ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर करंट ही जीरो हो जाता है, एनोड के ऐसे पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये जो वी नोड है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अच्छा जी बच्चे आप याद रखिएगा, ये बात याद रखेंगे बेटा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया ना, ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के इक्वल है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला निकाला हमने, वी नोड ई। तो इधर पुट करवा दें, तो ये आ गया जी वी नोड ई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी नोड ई, या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख दें आप 1/2mv²। तो ये स्मॉल v का मतलब है वेलोसिटी और ये वी नोड का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। लो जी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, जिस मर्जी शेप में लिख दें। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नोड। ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी नोड इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की ई वी नोड। तो ये प्रूफ इसका आप छोटा सा नोट कर लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है, अभी जरा इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। पहले जरा आए ग्राफ को डिस्कस करते हैं, फिर तरतीब से मैं चलता हूं। तो जी बच्चे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद अब दो इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस किए हुए हैं हमारी बुक में, आपने इधर बड़े गौर से सुनना है। इन ग्राफ के मुतालिक ना 4 लाइनें ये देख लें, 1 2 लाइनें करंट की हैं और 2 लाइनें स्टॉपिंग पोटेंशियल की हैं। तो आपने ये लाजमी नोट कर लेनी है, क्योंकि फिर आपको इसके अलावा समझ नहीं आनी। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए जरा फिर ग्राफ को पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, यहां पर आपने बड़े गौर से सुनना है। इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इंटेंसिटी को चेक करना है तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है। बच्चे जरा देखें, इधर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जरा ना आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि लाइट का कलर नहीं चेंज हो रहा, कलर रेड ही है, कलर एक ही है, कलर एक ही है, उस कलर की ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं हम। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब है ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं, कलर एक ही है। तो जब मैं दूसरा ग्राफ डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मैं इंटेंसिटी उतनी रखूंगा, ब्राइटनेस उतनी ही रखूंगा, कभी रेड कलर यूज करूंगा, कभी ऑरेंज, कभी ब्लू, कभी वॉयलेट, कभी ग्रीन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इंटेंसिटी का मतलब है कलर नहीं चेंज कर रहा, कलर वही है जो भी आपने लिया, एक ही कलर है। हां, उस कलर की ब्राइटनेस में चेंज कर रहा हूं। अब आपको समझ आ गया, इंटेंसिटी का मैं जब भी नाम लूंगा ना तो आपने समझ जाना है कि मैं ब्राइटनेस की बात कर रहा हूं। जब मैं फ्रीक्वेंसी का नाम लूंगा तो आपने फौरन समझ जाना है कि अब मैं कलर की बात कर रहा हूं। तो आइए फिर बारी बारी दोनों ग्राफों को पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अब जरा तवज्जो करें, कलर चेंज नहीं होना, कलर एक ही है। बेशक आप रेड ले लें, ऑरेंज ले लें, ग्रीन ले लें, ब्लू ले लें, कलर चेंज नहीं करना, कलर एक ही है। उस कलर की ब्राइटनेस चेंज करनी है। जिस तरह मोबाइल की ब्राइटनेस नहीं आप बढ़ाते कम करते, टीवी के ऊपर भी रिमोट से ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। ब्राइटनेस का मतलब है इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्राइटनेस, मोबाइल की ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं ना, ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलना लग पड़ेंगे। यानी कि इधर देखें ना ये डायग्राम, जब हम इस लाइट की, ये लाइट अगर रेड है तो अगर ये लाइट जिसकी मैं ब्राइटनेस बढ़ाता जाऊंगा तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 5 निकलने लग पड़ेंगे। मैं फिर ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से
कैथोड में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो पता ये चला, ये ज़रा तवज्जो करें, ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं बट नॉट द वेलोसिटी विद विच दे लीव द मेटल सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा फिर सुने। जब आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो कैथोड में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन निकलने लग पड़ेंगे, फिर ब्राइटनेस बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बढ़ जाएगी लेकिन इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ब्राइटनेस बढ़ाने से कैथोड में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। अगर ब्राइटनेस थोड़ी है, अगर 50% है लाइट ब्राइटर, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे 70%, 20 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। इस एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी उतनी ही है। तो पता चला ब्राइटनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैथोड में से ज़्यादा निकल रहे हैं, करंट तो बढ़ेगा लेकिन उस एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, नोट करेंगे। IP का मतलब पता है क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। अब जरा तवज्जो करें ग्राफ जनाब जी, ये एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव पोटेंशियल पता कब है? ये एनोड का पॉजिटिव है, जब बैटरी रिवर्स नहीं की थी उससे पहले। तो जब बैटरी रिवर्स करने से पहले पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये है बैटरी रिवर्स करने के बाद। आप देखना जब हम बैटरी रिवर्स कर देंगे तो फिर एनोड का कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बैटरी रिवर्स करने के बाद है, और ये वाला बैटरी रिवर्स करने से पहले है, और ये पोटेंशियल एनोड का पोटेंशियल है। अच्छा जी, होगा क्या? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। लाइट की मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ। ब्राइटनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ये देखें, आपको ये करंट शो किया गया, तो ज़रा तवज्जो करें, ये है I1। अच्छा, ये इधर I1 से मतलब करंट नहीं है, I1 स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी। करंट तो ये है ना IP का मतलब है करंट, और I1 का मतलब है इंटेंसिटी। मतलब जब इंटेंसिटी इतनी है, मैं इसको मिसाल लेके बताता हूँ। अगर ये 50 रेड फोटोन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ जनरल, मसलन लाइट का कलर नहीं चेंज कर रहे, कलर लाइट का रेड ही है, कलर लाइट का रेड ही है। अगर इंटेंसिटी 50 है, 50% है, तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट इतना है। अच्छा जी, आप इंटेंसिटी को बढ़ाएं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ब्राइटनेस को बढ़ा दें। ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या हमने लिया? करंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये देखिए, IP पहले यहां पे था ना, अब करंट इंक्रीज किया है, तो ब्राइटनेस बढ़ाने से करंट इंक्रीज कर रहा है। ये है I2। अब ये I2 से मुराद क्या है? 100 रेड फोटोन। यानी कि पहले आप देख रहे हैं कि कलर सेम ही है। कलर सेम का मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ये बात देख लें, दो चीजें हैं। जब इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जब फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करना है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने का मतलब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने का मतलब कलर चेंज नहीं कर रहा, उस एक कलर की ब्राइटनेस चेंज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं उस रेड कलर की ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब ये देखा आपने, करंट इंक्रीज कर गया, लेकिन
करंट तो इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज किए हैं, लेकिन भाई साहब अगली बात भी तो नोट करें, उस एक इलेक्ट्रॉन की बट नॉट द वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं की। जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं की तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं की। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं की, जरा ये देखें, तो फिर इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। यानी कि जब 50 फोटोन आएंगे उसको रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही चाहिए, और 100 फोटोन को रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही चाहिए। तो दिस इज वी नोड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने देखा है, जरा तवज्जो करें, मैं पहले दूसरा ग्राफ भी डिस्कस करता हूं, फिर चारों पॉइंट को मैं मिक्स कर दूंगा, आपको फिर समझा दूंगा। ये ग्राफ आपको समझ आ गया। आइए अब हम, अच्छा ये जो इतना करंट है ना बच्चे, दिस इज कॉल्ड आई नोड एंड दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। आई नोड दिस करंट इज द सैचुरेशन करंट, यानी कि इतना करंट तो फ्लो करना है, तो इस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, सैचुरेशन करंट आई नोड। ये जो करंट की इतनी वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो जी अब जरा दूसरा ग्राफ देखें, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आप कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लाइट की ब्राइटनेस नहीं बढ़ानी, ब्राइटनेस उतनी रखनी है। रेड लाइट यूज कर लें, ऑरेंज कर लें, ब्लू कर लें, तो कलर को चेंज करके देखें क्या होता है। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, कलर को चेंज करने से जरा तवज्जो करें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, कलर चेंज करने से करंट चेंज नहीं होता। यानी कि ये जो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको इस बात से कोई गरज ही नहीं कि लाइट का कलर कौन सा है, कलर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जब कलर चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट चेंज नहीं होगा। मैं दो कलर लेता हूं, एक रेड और एक ब्लू ले लेता हूं, जरा तवज्जो करें, मैं दो कलर ले लेता हूं, एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाए, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है। ये एक रेड लाइट, एक ब्लू लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ब्लू की, रेड की फ्रीक्वेंसी कम, यानी कि मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ये देखें, अगर रेड लाइट के लिए ये करंट है, ठीक है, यानी कि अगर रेड लाइट के लिए ये करंट है, ये रेड लाइट, और ब्लू के लिए भी करंट की वैल्यू यही है, तो दो करंट यूज किए जी मैंने, यानी कि मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। अच्छा ये दो लाइनें हैं, एक नहीं है, क्योंकि आप देखें ना, इधर आप कहेंगे इधर आपको दो लाइनें नजर आएंगी, वो जादू से तो नहीं होगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि एक वो ब्लैक से जाहिर कर देता हूं, दूसरी को रेड से। तो अगर एक रेड कलर है और एक है ब्लू कलर, तो हम ब्लू ही ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम पॉइंटरी ब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब कलर ही हमने दो लिए तो वही सेम कलर यूज कर लेते हैं, क्या ख्याल है। तो जी इधर तवज्जो करें, ये रेड कलर है, ठीक है, और रेड के ऊपर ही मैं क्या बना देता हूं, ब्लू। इसका मतलब कि रेड और ब्लू उन दोनों का करंट सेम है, क्योंकि कलर चेंज करने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन कलर चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना, रेड के बाद ब्लू यूज करते हैं, तो आप देखेंगे ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, तो जो रेड कलर की लाइट होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम है, ठीक है। ये रेड कलर की आ गई और ये आ गई जी ब्लू कलर की। ये देखें, ये ब्लू कलर है बच्चे, ठीक है, और ये है रेड कलर। तो आप लोग जरा तवज्जो करें, अगर ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी रेड के मुकाबले में ज्यादा है, तो ब्लू कलर की, ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जब ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ब्लू कलर की
ब्लू कलर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इधर देखें, काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट। तो तरतीब के साथ मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ब्लू कलर की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, तो ब्लू कलर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो ये देखें, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है ना, ये वी नोड ये वाली वैल्यू है और ब्लू कलर की वजह से ये वी नोड है। तो जरा आप तवज्जो करें, मैं इनको समराइज करता हूं। अब दोनों ग्राफ हमने पढ़ लिए। मैं पहले बता रहा हूं कि ये एक लाइन नहीं, ये दो लाइनें हैं। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ दोनों पढ़ ली हैं। अब अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो उसको मैं समराइज करने लगा हूं। जरा देखें, इधर देखें, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के हैं। ये देखें ना, ग्राफ किसके बारे में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट के बारे में। तो 2 लाइनें स्टॉपिंग पोटेंशियल की हैं, 2 लाइनें करंट की हैं। एक एक्स एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट है। समराइज कर रहा हूं दोनों चीजों को, तो जो करें जरा, कुछ कंफ्यूजन अगर रह गया तो वो दूर हो जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप देखें, ब्लू का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें ना, जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि इंटेंसिटी सेम है, रेड और ब्लू की इंटेंसिटी सेम है। ओके, यानी कि जब इंटेंसिटी चेंज की तो फ्रीक्वेंसी सेम, जब फ्रीक्वेंसी चेंज की तो इंटेंसिटी सेम। एक पैरामीटर को आपने सेम रखना है, दूसरे को चेंज करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये देख लें आप कि फ्रीक्वेंसी जब आई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग-अलग है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि लाइट का कलर चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ऊपर नहीं करता। ये देख लें, जब हमने कलर एक ही रखा तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ा, लेकिन 50 रेड और 100 रेड, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ा है लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो बच्चे ये देख लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका उलट क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि ये चीज जिस पे डिपेंड करती है वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट है। तो ये दोनों पॉइंट का उलट है ये। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि देख लें आप, ये करंट बढ़ रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये देख लें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट दोनों का सेम है, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। समराइज ये निकला कि करंट को इस चीज से गरज नहीं है कि कलर कौन सा है। कलर चेंज करने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, करंट सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन कलर बेशक एक ही हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो ज़रा आप इनको नोट करें, फिर इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम एंड पे पढ़ते हैं। ज़रा शाबाश नोट कर लें। तो जी बेटा, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं, ज़रा तवज्जो करें। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई थी, मैं आपको पहले ये बात बता दूं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या क्या लिखता है जी? इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, कहता है जो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। दूसरे पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और ये फाई का मतलब है
वर्क फंक्शन, अभी मैं आपको बताता हूँ ये वर्क फंक्शन क्या होता है, जो कि मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और मेटल सरफेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली, यानी कि क्लासिकल थ्योरी कहती थी इलेक्ट्रॉन फौरन नहीं निकलते, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है जब लाइट पड़ती है ना तो उस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली फौरन निकलते हैं और इनको 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम लगता है, लेस देन 10⁻⁹ सेकंड, यानी कि बहुत थोड़ा टाइम है। मतलब जैसी लाइट आई फौरन इलेक्ट्रॉन निकला। नंबर 4, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है जी? द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल। फ्रीक्वेंसी को F से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को F नोड से किसी भी मेटल की, मसलन अगर ये कैथोड सोडियम का है, ये देखें अगर ये कैथोड सोडियम का है तो ये बात याद रखिएगा, अगर ये सोडियम मेटल का बना हुआ है ना कैथोड, तो इसके ऊपर रेड लाइट फॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ऑरेंज फॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, येलो लाइट फॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ग्रीन लाइट फॉल करेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि हर इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका कैथोड किस चीज का बना हुआ है। अगर सोडियम मेटल का है तो फिर ग्रीन लाइट के गिरने से ही ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि हर मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना। देखें ना, अगर आप सोडियम मेटल यूज करते हैं तो अगर आप रेड ऑरेंज येलो लाइट यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाए, ग्रीन लाइट यूज करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि अगर ये देखें, ये है वो F नोड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि मैं इधर लिख देता हूं, अगर ये मेटल सोडियम की है, अगर हमारा कैथोड ना सोडियम का है तो फिर रेड, ऑरेंज और येलो अगर लाइट फॉल करेगी तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी कम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये देख ले, काइनेटिक एनर्जी, रेड लाइट फॉल करेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो, ऑरेंज पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, येलो पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन जैसे ही रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जैसे ही ग्रीन लाइट फॉल करेंगे तो फौरन ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो जो ग्रीन लाइट है ना, तो वो हमारी ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी को मैं क्या दूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये एमसीक्यूज के लिए नोट करते हैं जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो मैंने आपको ये किसके लिए बताया, सोडियम मेटल के लिए। अगर सोडियम मेटल होगा ना तो उसके लिए ग्रीन लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चे ये नोट करें। फिर हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर डिस्क्राइब किया। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स थ्योरी को बेस बनाकर इसको डिस्क्राइब किया। आइंस्टाइन के मुताबिक जब एक फोटोन मेटल की सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही एक फोटोन को ऑब्जॉर्व करता है। जब दूसरा फोटोन आएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जॉर्व करेगा। यानी कि उसने 1 by 1 का कॉन्सेप्ट दिया। आइंस्टाइन के मुताबिक 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व द 1 फोटोन। बात समझ आ रही है? तो आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमसीक्यूज नोट कर लेंगे आप। 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, और किसको बेस बनाकर, प्लैंक्स थ्योरी को। और बच्चे आपको पता है ना, E = hf, प्लैंक्स थ्योरी आपने पढ़ रखी है। और h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, आइंस्टाइन के इक्वेशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं वर्क फंक्शन के बारे में बताता हूँ। वर्क फंक्शन को फाई से जाहिर करते हैं। ये O डाल के ना ऊपर लाइन डाल देंगे।
वर्क फंक्शन को फाई से जाहिर करते हैं। इट इज़ अ ग्रीक लेटर। वर्क फंक्शन भी एनर्जी है। ज़रा सुन लें, लाइट आती है ना, तो जैसे ही कैथोड के ऊपर मेटल की सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड में से निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, उस कम से कम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। और हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग है। ये आपको टेबल बना नजर आ रहा है, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। सबसे कम जो वर्क फंक्शन है ना, वो सीजियम का होता है। तो जरा पहले वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे। द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy required to escape मतलब निकलना, बचकर निकलना, to escape the electron from metal surface, मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, उस कम से कम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। आइए ज़रा आइंस्टाइन की इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन E इज इक्वल टू HF। लाइट आके फॉल की, अच्छा, फिर अब कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन को किससे डिस्क्राइब करते हैं? फाई से। प्लस, अच्छा, अगर आने वाली लाइट की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको निकलने के लिए लगी, तो बाकी कहाँ जाएगी? बाकी उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो प्लस फाई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस फाई। तो HF माइनस फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया बच्चे, आप इस इक्वेशन को नोट कर लें। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपके एक्सरसाइज का 5वां न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर ये यूज़ होगी आइंस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे हमें वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आएंगे। तो ये बेसिक इक्वेशन याद रखिएगा। आने वाली लाइट की एनर्जी इज इक्वल टू कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यूज़ हो जाएगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फिर किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस फाई इधर आके माइनस फाई। अच्छा जी, स्पेशल केस क्या कहते हैं? इफ F इज इक्वल टू F नोड, इफ F इज इक्वल टू F नोड, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और ये मैं आपको बता दूं हर मेटल की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। ये आप देख रहे हैं, आपको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी टेबल नजर आ रहा है। तो एक कॉलम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का है और एक वर्क फंक्शन का है। बच्चे जरा तवज्जो करेंगे, अगर F इजिकल टू F नोड है ना, तो जाहिर बात है फिर काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी? 0। ठीक है, हमने अभी ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो फिर 0 होगी। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसकी जगह पे 0 पुट करवाएं, तो F की जगह पे क्या आ जाएगा? F नोड माइनस फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस फाई इधर जाके प्लस फाई, तो HF नोड इज इक्वल टू फाई। तो ये वर्क फंक्शन आ गया जी, ये वही है E इज इक्वल टू HF, बस वो जो E है ना वो फाई के इक्वल हो गया। एनर्जी का यूनिट जूल है, याद रखें फिजिक्स का एक उसूल है, हमेशा एक जैसी चीज़ें जमा होती हैं और एक जैसी चीज़ें ही सबट्रैक्ट होती हैं। अगर ये एनर्जी है ना, तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। अगर इसका यूनिट जूल है तो इसका यूनिट भी जूल है, इसका यूनिट भी जूल है। अगर आपने एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये तीनों एनर्जीज ही हैं। तो अगर मैं फाई की जगह पे HF नोड पुट करवाऊं तो अबव इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, बच्चे क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF माइनस फाई की जगह पे क्या पुट करवा देंगे? HF नोड।
तो HF माइनस HF नोड। अब इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेशन बन सकती हैं, लेकिन मैं इधर ही इक्तफा करता हूँ। MD कैड के लेक्चर में फिर मैं आपको बता दूंगा। H कॉमन आएगा, ठीक है, H कॉमन आप ले लें, H इंटू F माइनस F नोड। फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की शक्ल में भी लिख सकते हैं, F इजिकल टू C ओवर लैम्डा। तो HC ओवर लैम्डा, HC ओवर लैम्डा नोड, मुख्तलिफ फॉर्मेशन बन सकती हैं, ठीक है। वेवलेंथ की शक्ल में भी इसको बना सकते हैं। बहरहाल इधर ही इक्तफा करते हैं। उसके बाद जी नोट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बच्चे ये MCQ आता है, आप लोग नोट कर लेंगे। आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या बताता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। ये MCQs के तौर पर आता है। मैं आपको बता दूं, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। तीनों इफेक्ट के अंदर लाइट की पार्टिकल नेचर है, कॉर्पस्कुलर नेचर, दानेदार, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अगर लाइट की वेव नेचर होगी तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हालांकि आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और हाइगन प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे। वहां पर हम बताते हैं कि लाइट की वेव नेचर है वो क्लासिकल फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक लाइट की वेव नेचर नहीं है, लाइट की पार्टिकल नेचर है। अगर लाइट की वेव नेचर होगी तो ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो बच्चे नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। और इसी बिना पर आइंस्टाइन को 1921 के अंदर नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया। ये MCQs आप लोग नोट कर लेंगे। इधर मैंने मेटल्स लिखी हुई हैं, इधर उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इधर उनका वर्क फंक्शन है। MCQs आप लोग याद करेंगे कि सीजियम हैज अ लीस्ट वर्क फंक्शन 1.9 होता है। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम प्रूव भी कर लेंगे। बहरहाल MCQ, सबसे कम वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस मेटल की है? सीजियम की। बात समझ आई? और सबसे ज्यादा किसकी है? प्लेडियम की। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 1.21 × 10⁻15, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है जी, और फाई वर्क फंक्शन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का, सबसे ज्यादा प्लेडियम का, और इसका वर्क फंक्शन होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे ये बाकी आप लोग नोट कर लेंगे, मैं इसका क्लोजर व्यू दे देता हूं आपको। तो फिर हम जाते जाते एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोटो सेल। तो जी बेटा, फोटो सेल, ये इसको इसलिए मैंने अटैच किया बिकॉज फोटो सेल इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज फोटो सेल? इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, इट इज अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। अच्छा, ये दो लफ्ज होते हैं, एक नाउन है एक वर्ब है। तो बहरहाल एक होता है इफेक्ट, ई से, वो मतलब है असर, यानी कि कोई चीज खुद ही असर है। और जो ए से ना अफेक्टेड, मतलब कोई और चीज ने किसी चीज के ऊपर असर हुआ है, मतलब लाइट की वजह से। तो ये इफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड है, गौर से सुन लेना। तो बहरहाल ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज असरअंदाज होती हैं बाय लाइट की वजह से। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल क्या जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो सेल। और इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चे ये एक क्वार्ट्ज या ग्लास ट्यूब होती है, शीशे की ट्यूब है, ये आपको नजर आ रही होगी। और ये इसके 4 टर्मिनल हैं, इसकी 4 टांगे जो हम लगाते हैं। तो ये शीशे की ट्यूब है जिसके अंदर जो कैथोड है ना, मैंने आपको बताया भी था, उसकी कनकेव शेप है। C स्टैंड्स फॉर कैथोड और A स्टैंड्स फॉर एनोड। और ये थिन स्ट्रेट रॉड की शक्ल में होता है। एनोड को हम थिन पता क्यों लेते हैं? ताकि आने वाली लाइट ब्लॉक ना हो जाए। अगर एनोड को हम कनकेव शेप लेंगे तो फिर लाइट तो सीधी कैथोड पे नहीं फॉल करेंगी। तो एनोड को आपने थिन स्ट्रेट रॉड की शक्ल में लेना है ताकि लाइट सीधी कैथोड के ऊपर फॉल करे। ठीक है, तो कैथोड की शक्ल किस तरह की है? कनकेव शेप। एनोड की थिन स्ट्रेट रॉड। उसके बाद बच्चे MCQs आते हैं पेपर में, लाइट एमिटेड बाय कैथोड। ये नोट कर लें, ये 3 पॉइंट्स हैं, MCQs के तौर पर पूछे जाते हैं।
अगर आपकी कैथोड सोडियम या पोटाशियम की है तो जब लाइट, फिर ये कौन सी लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी? अगर कैथोड सोडियम या पोटाशियम, के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, पोटाशियम का फार्मूला के पोटाशियम को के से ज़ाहिर करते हैं ना, सोडियम को Na से। अगर कैथोड सोडियम या पोटाशियम का बना हुआ है तो फिर विजिबल लाइट ही पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और किसी लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। मैं इधर आपको बता दूं कि इस पॉइंट में अपना पंजाब बोर्ड और फेडरल ये जो सिंध टेक्स्ट बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उनमें फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लें, अगर सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर है तो फिर कौन सी लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? इंफ्रारेड। और अगर अदर मेटल्स सोडियम, पोटाशियम या सीजियम के अलावा कोई और मेटल है तो फिर अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो बच्चे ये आखिर में इसके यूजेस हैं फोटो सेल के, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम और स्ट्रीट लाइट में फोटो सेल का यूज़ है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।